तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट देगा। हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इट इज़ द सेम थिंग। सो हम T10 जो T10 सेकेंड्स होगा ना इधर ओवर हियर, ठीक है, जस्ट मेक अ लाइन सीधी यहाँ पे। अब ये देखो, ये वाला एरिया ना सारा, दिस एरिया, दिस विल बी योर डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट। सो एक सेकंड रुको, मैं इसका ना वो सीधा कर दूँ, ये अब सही है, हाँ। अच्छा जी, दिस इज योर ट्रेपीजियम। ये देखो, ये ट्रेपीजियम की शेप बन रही है पूरी। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equals to 1 by 2 sum of parallel sides into height। आप यहाँ पे फिर लिखोगे, सबसे पहले ऊपर देखो 2 मार्क्स हैं तो याद रखो एक ही चीज लिखनी है, डिस्टेंस कवर्ड equals to area under the graph then you're gonna write S is equals to, एक सेकंड यार, S is equals to, अच्छा हाँ, की पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? एक पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये बड़ी वाली है। सो यहाँ पे आपकी आ गई 9 माइनस 8 कितना होता है? 1। और 13 माइनस 8 कितना होता है? 5। सो ये आपकी लेंथ आ गई 5। सही है। सो और आपकी ये हाइट है, दिस विल बी योर हाइट, ठीक है। हाइट इज ऑलवेज बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी योर हाइट। हाइट कितनी हमारे पास? 10। ऑटोमेटिकली डिस्टेंस कितना आ गया? 1/2 1 + 5 इंटू, और ये आपका आ जाता है 10। कितना आता है? 30। So distance traveled by the car from T0 to T10 is equal to 30 meters. Simple. अच्छा, मीटर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम एंड मार्किंग से चेक करेंगे। At time t is equals to 10 seconds, the resistive force acting on the car due to the air resistance, ठीक है। The resistive force acting on the car due to the air resistance and friction is 510। अच्छा, तो ये गाड़ी है, ठीक है। Always keep a ड्राइंग जरूरी बना के रखो। ये गाड़ी आगे जा रही थी F से। अब t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स के ऊपर क्या हुआ है? यहाँ पे फोर्स लग रही है कितनी? 510 न्यूटन। इसके साथ जो टेंशन थी टो बार के अंदर, ठीक है, ये वो जुड़ा हुआ था ना, यहाँ से टेंशन पे जुड़ा हुआ था। इसके ऊपर टेंशन कितनी आ रही थी? सिर्फ 440 न्यूटन। तो 510 न्यूटन जो है वो रेजिस्टिव फोर्स लग रही है, 440 न्यूटन टेंशन लग रही है। फॉर द कार एट टाइम t is equals to 10 seconds use figure 2.2। उसने कहा है use figure 2.2 to calculate the acceleration। अब आप एक्सेलरेशन कहीं और से कैलकुलेट नहीं करोगे, जब उसने कह दिया कि आपने इस फिगर के थ्रू करनी है, आप इस फिगर के थ्रू ही करोगे। अच्छा, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपनी एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? किसी को याद है? लास्ट टाइम बताया था। ग्रेडियंट यूज कर। हाँ, ग्रेडियंट यूज करके, जबरदस्त। तो आप यहाँ पे लिखोगे acceleration is equals to gradient is equals to v2 minus v1, या आप लिख दो जो कैम्ब्रिज टर्म्स है उसमें लिखो v minus u over t, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेने हैं, बट मेक श्योर यू डिस्टिंक्टली टेल दोस एग्जैक्ट पॉइंट्स, ठीक है। वो कह रहे हैं 10 सेकंड्स के ऊपर। एक बात याद रखो, मुझे एक बात बताओ, t0 से लेके t12.5 तक इज द ग्रेडियंट कांस्टेंट? हाँ जी। अच्छा, तो अगर हम T10 पे, T5 पे, T0 पे, T12.5 पे कहीं पे भी पॉइंट ले लें, तो ग्रेडियंट तो सेम ही रहेगा ना। हाँ जी। हाँ, एक पॉइंट आप T10 वाला लो, दूसरा पॉइंट आप T0 वाला ले लो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 10 13, ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 0 9। अब ग्रेडियंट को आप यहाँ पे लिखो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। y2 क्या था हमारा? 13, और ये 9। 13 माइनस 9 ओवर x2 क्या था? एक था 10 और एक था 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 0। आंसर को कैलकुलेट करें कितना आ रहा है?
0.4 आ रहा 0.4 4 ठीक है 0.40 लिखना, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स याद रखो, ठीक है। ms नेगेटिव 2 0.40 ms नेगेटिव 2। अच्छा रिजल्टेंट फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स अभी हम काइनेमेटिक्स कर रहे हैं, सो वी जस्ट लीव दिस, अभी हम इससे कुछ भी और नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज काइनेमेटिक्स। अभी तक हम काइनेमेटिक्स कर रहे हैं, आगे की चीज़ें डायनामिक्स की मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है, सो इट्स बेटर कि हम उसको हाथ ही ना लगाएं। अच्छा अब इसमें लेट मी टेल यू कि इसकी मार्किंग कैसे होगी। मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक आपने लगाया फॉर्मूला, ठीक है ये वाला, इसका आपको मिलता है C1 मार्क हमेशा, फॉर्मूला यूज करने का C1 मार्क एंड दिस विल बी योर A1 मार्क, ठीक है। आंसर हमेशा A1 होता है। लेट्स जस्ट चेक कि आंसर ठीक है या नहीं। सबसे पहले तो ये देखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कस्टम पेपर्स, ये क्वेश्चन था ना, यस। अच्छा सबसे पहले हमने लिखा रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सी एग्जैक्टली B1 मार्क, ठीक है। फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, ये आपका आ गया ये, और ये आपका C1 मार्क। अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज़ जो मैंने भी गलती की है वो ये है कि आपने चेंज इन एरिया नहीं लेना, सही है। अच्छा देखो देयर इज अ डिफरेंस इन दिस, हम एक चीज़ करना भूल गए, बताता हूँ। एक चीज़ जो गलती वो ये की है कि इसको ज़ीरो एज्यूम कर लिया, ठीक है। आपने ये देखना है कि ये टोटल कितना है, ये यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, बेसिकली y2 माइनस y1। तो अगर यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 9 है, तो आपने फॉर्मूले के अंदर पुट 13 और 9 करने हैं, माइनस नहीं करना उनको, माइनस क्योंकि डेल्टा होता है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 9 प्लस 13 इंटू 10। अब करो कितना आ रहा है, 110 आ रहा है। हाँ 110 आंसर एक्चुअली। मैं समझा कि वो जीरो से ग्राफ शुरू हुआ है इसीलिए 110 मीटर्स इज द आंसर। हमेशा इस ग्राफ के अंदर ना कभी भी माइनस ना करना इनिशियल से, जस्ट टेक द वैल्यू एज इट इज। तो अच्छा और देखते हैं, 9 प्लस 13 C1 मार्क और नीचे A1 मार्क। अच्छा इधर भी यही है, देखो ग्रेडियंट 0.40 एग्जैक्ट वही आया है, C1 मार्क और A1 मार्क। ये तो सबसे बच्चों वाला सवाल था। आगे चलते हैं, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट ये वाला है ना, विंटर 2018 पेपर 2 बस है, विंटर 2018 सही है। वेरिएंट 1 क्वेश्चन 1 ये क्वेश्चन है। अच्छा जी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे सब। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हाँ ठीक है। आप या लिख लो, इनमें से दो पॉइंट्स हो सकते हैं, इनमें से कोई भी लिख लो। पाथ कवर्ड, एक सेकेंड, वेयर इज ब्लैक, path covered in a particular direction, ठीक है। या आप लिख लो इसकी जगह स्लैश डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा व्हाट्स एक्सेलरेशन, मैंने लिखवाया था लास्ट टाइम, दिस विल बी योर B1 मार्क, B1 मार्क, ये वाला भी B1 मार्क होगा। किसी को याद है एक्सेलरेशन क्या होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एग्जैक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जबरदस्त। ये आपका B1 मार्क स्कोर हो जाएगा।
देख लेते हैं इसको, साथ साथ ही कर लेते हैं। डिस्टेंस इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। ये अब इस मार्क्स की में डिस्टेंस लिखा है, मैंने आधी मार्क्स की खोला है, उसमें पास पास भी लिखा होता है, और चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन ये पुरानी मार्क्स की में। नाउ इफ यू आप 2024 2025 2023 का पेपर खोलो, उस पे ये लिखा हुआ है चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो जस्ट राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा जी, अब आए हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। A remote controlled toy car moves up a ramp and travels across a gap to land on another ramp illustrated in figure 1.1. The car leaves the ramp with a velocity of 5.5. Immediately याद रख लो कि क्या बताया था, इसका एक vertical component होगा which will be your Vy, horizontal component होगा which will be your Vx at an angle theta to the horizontal. Angle theta क्या है? To the horizontal है, this will be your theta. सही है। The horizontal component of the car's velocity as it leaves the ramp is 4.6. ये हमें पता है कितनी है? 4.6. The car lands at the top of ramp Q. The tops of the both ramps are at the same height. It means कि ये h है और ये h है, ये same है. And are at a distance d apart. A distance is negligible. Show that the car leaves ramp P with a vertical component of velocity of 3 meters per second. अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी, वी एक्स क्या होता है? वी कॉस थीटा, याद है? वी एक्स कितनी है? 4.6, वी कितना है? 5.5 कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम निकाल लें थीटा इसके थ्रू, थीटा विल बी इक्वल्स टू 4.6 ओवर 5.5, और इसका आ जाता है कॉस इनवर्स, ठीक है। यहां तक समझ आ गई है? थीटा कितना आ रहा है मुझे बताते जाना कहीं पे, अगर समझ ना आए जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स। थीटा इज इक्वल टू 33.24 डिग्री, ठीक है। वी वाई हमने पढ़ा था इज वी साइन थीटा। वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? वी वाई होता है, ये भी ऊपर बनाया था, देखो वर्टिकल कंपोनेंट। वी वाई इज इक्वल टू 5.5 साइन 33.24, वी वाई इज इक्वल टू 5.5 इंटू साइन आंसर 3.01 ms negative 1, which is approximately equal to 3.0 ms negative, hence proven. Great समझ question. आया क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है, हाँ इसमें पाइथागोरस भी तो लग सकता था वन स्टेप के अंदर। लग सकता था, बट इट्स बेटर कि आप थीटा निकाल लो। पता है क्यों? आगे आपको काम आएगा। मैं हमेशा थीटा निकाल लेता हूँ क्योंकि ना कहीं पे आगे काम जरूर आता है। सर इट्स बेटर कि आप ना सारे अननोन वेरिएबल्स फाइंड कर लो, आसानी हो जाती है। डिटरमिन द टाइम टेकन फॉर द कार टू ट्रैवल बिटवीन द रैम्प्स। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, एक मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था। फर्स्ट करो ये कार इधर टॉप पे है, ठीक है। फर्स्ट करो इधर है, यहाँ पे ये टॉप पे है, ठीक है। यहाँ पे कार की वी वाई कितनी होगी? 0 जीरो, जबरदस्त। वी एक्स कितनी होगी? सेम ही रहेगी। सेम रहेगी, ये हमने बताया था। क्यों सेम रहेगी? जरा कोई जल्दी से रिफ्रेश कर ले, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था। मेरे को एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स नहीं है कोई, हाँ, कोई वर्टिकल एयर फोर्स। रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल सही या है। एयर रेजिस्टेंस नहीं है, उसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स नहीं होती। इट मींस कि आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। अच्छा, एक बात मैंने ये बताई थी, अगर आप लोगों को याद रहो, अगर इस पूरे को टी सेकंड्स लगे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? t/2। जबरदस्त, सही है, t/2 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अगर ये पूरा t है, इट मींस कि दिस इज t/2 सेकंड्स। अगर हम यहाँ तक की टाइम निकाल लें, अगर हम इसको कहते हैं ये t1 है, ये t2 है, ठीक है। t1 इज इक्वल टू t2, ये तो यहाँ तक तो समझ आ गई ना? यहाँ तक समझ आई है? t1 के t2 के इक्वल होती है, हाँ ठीक है। सो इट मीन्स कि हम t को लिख सकते हैं 2 टाइम्स t1, है ना? अच्छा, अब इट्स इजियर फॉर अस कि टाइम निकालने के लिए ना हम पहले t1 की वैल्यू निकाल लें। t1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिख लो अपना स्टूवा, एस वाई
टी वाई को हम कह देते हैं T1, ठीक है। यू वाई, वी वाई एंड ए वाई। एस वाई कितना है वी डोंट नो, क्रॉस लगा दो। टी वाई कितना है T1 जो हमने निकालना है। यू वाई कितना है अभी हमने ऊपर निकाली, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है 3। वी वाई कितना है यहाँ पे हमने लिखा कि 0 है, ये आ गया 0। एक्सेलरेशन कितनी है -9.81। अब हमारे पास आ गया एस टी। अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे कौन सी हमारे पास वो लगती है इक्वेशन ऑफ मोशन जिसपे एस नहीं आता, वो कौन सी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। 0 इज इक्वल्स टू यू कितना था हमारा 3 प्लस -9.81 इंटू टी, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, -3 इज इक्वल्स टू -9.81 टी, ये T1 है, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, 3/9.81 इज इक्वल टू T1। समझ आ गया आंसर यहाँ तक कैसे आया। यहाँ तक आ गई समझ, यस। सही है। अब हमने निकालना है कैपिटल T, जो कि वो कह रहा है कार टाइम टेकिंग फॉर द कार टू ट्रैवल बिटवीन द टू रैम्स, T इज इक्वल टू 2 टाइम्स T1। अभी हमने ऊपर लिखा था T इज इक्वल टू 2 इंटू 3/9.81। आंसर निकालो कितना आता है 0.61। 0.61 सेकेंड्स। चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। यार एक तो ये बार बार बंद हो जाता है। फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। यस 0.61 सेकंड। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट ले लिया। डायरेक्ट ना लो, उससे बंदा बहुत कंफ्यूज हो रहता है। जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। आंसर सेम आ गया ना 0.61 सेकंड्स। इट मींस कि आपको अपने, और ऊपर देखो 3 मीटर पर सेकंड कैसे आया, उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम से किया, लेकिन उन्होंने ये वाला भी लिखा हुआ है। देखो 5.5 cos थीटा इज इक्वल टू 4.6 और थीटा इज इक्वल टू 33.2 और 5.5 sin थीटा इज इक्वल टू 3। हमने ये तरीका किया था, और नीचे भी देखो हमारा आंसर 0.61 आ गया है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d बिटवीन द टॉप्स ऑफ द रैम्स। अब ये d है। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट की जो भी, अगर आपको भी वेलोसिटी लो उसमें टाइम सेम रहेगा, याद है ना। अगर आप स्टूवा y का लो या स्टूवा x का लो, हमेशा टाइम वुड रिमेन द सेम, टोटल टाइम जो होगा, ठीक है। अब आपने अब आपने डिस्टेंस निकालना है। आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है vx कितनी है, ऊपर गिवन है हमें 5.5 नहीं 4.6 है। टाइम हमने निकाल लिया है, टाइम कितना है 0.61, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। 4.6 इंटू 0.61 करो कितना आता है, मैं कर लेता हूँ 2.806। 6 इंटू 0.61 2.806 2.806 है। और इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, 1 एस एफ 2 एस एफ, ये 0 है तो ये 8 रह जाएगा, 2.8 मीटर्स, ठीक है। लेट्स चेक। 2.8 मीटर्स, ये समझ आया क्वेश्चन। अच्छा लीव दिस, ये आपके इस चैप्टर का नहीं है, हम ये नहीं करेंगे। अगला क्या है, रैम्प Q is removed, the car leaves ramp P, again leaves ramp P as in B and now lands directly onto the ground, ठीक है। अच्छा पहले ये रैम्प था, ठीक है, ये भी रैम्प था, गाड़ी यहाँ से गई यहाँ, ठीक है। मैंने एक चीज़ आपको याद अगर बताई हो, जो यहाँ पे V था वो यहाँ पे V होता था, हमने प्रूफ भी किया था, याद है। अब वो कह रहा है कि ये रैम्प हमने रिमूव कर दिया है, इट मीन्स कि यहाँ से जो गाड़ी चली है वो यहाँ ग्राउंड पे आके लगी है, ठीक है। ये रैम्प हट गया है, इट मीन्स कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, v1 है और ये v2 है, तो v2 ग्रेटर देन v1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका वर्टिकल बढ़ी जा रहा है, vy बढ़ जाएगी। समझ आई, या सही तरीके से समझाऊं दोबारा। आ गई, देखो हाँ सिंपल यही है कि यहाँ तक v था, v किससे बनता है, vx से बनता है, vy से बनता है। यहाँ पे आपकी हाइट बढ़ गई है, हाइट बढ़ गई है, आपकी ज्यादा नीचे गिरी है, ज्यादा नीचे गिरी है तो वी वाई बढ़ जाएगी,
Vx सेम रहेगी। जब Vy बढ़ेगी तो आपकी टोटल वेलोसिटी भी तो बढ़ जाएगी ना, सो इट मीन्स कि आपका V2 जो होगा वो ग्रेटर देन V1 होगा, राइट। और वेलोसिटी हमेशा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उससे आती है कॉन्स्टेंटली कम होती है और कॉन्स्टेंटली ज़्यादा होती है। तो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। Vy जो है, Vy जो है यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे जीरो है ना, और यहाँ से यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, राइट। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट हमने ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर हम कहते हैं V1 और यहाँ पे कहते हैं V2, ठीक है, ये हम कह देते हैं V1, और ये जाहिर है V2 हमने कहा है इज ग्रेटर देन V1, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, ऊपर वाले से ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो V2 आ गई, ठीक है। और दूसरा, चूंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस नहीं है, तो वेलोसिटी ग्रेजुअली और कांस्टेंट रेट से डिक्रीज नहीं करेगी, तो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक जीरो है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू भी जानी चाहिए, सो इट मीन्स कि कुछ यहाँ तक आपका, हमें टी तक बनाना है ना, पूरा टी तक बनाते हैं इसको, रुको। यहाँ से शुरू करेंगे इधर, ठीक है, ये आपकी ये आ गया जहाँ पे गाड़ी टॉप पे है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज दिस पॉइंट। अब यहाँ से नीचे गिर रही है यहाँ तक, अब ये पॉइंट हमने बनाना है, तो ये इधर तक आ जाएगा। मेरा ग्राफ बिल्कुल ही टेढ़ा बना है, इसको सही तरीके से बनाता हूँ, यूं, ये लो, समझ आई। इस क्वेश्चन की समझ आई है, दोबारा बताऊँ? आगे सही है, बेस्ट। तो इफ यू गो ओवर हियर इन द मार्क स्कीम, और अगर हम उसको देखें, straight line from positive value of Vy at t is equals to 0 and negative value at v is equals to y. Straight line ends at t is equals to t। एक पॉइंट हमारा कंफर्म है, देखो हमने पॉजिटिव वैल्यू Vy से ली t0 पे, नेगेटिव वैल्यू Vy पे ले गए, ठीक है। उसी तरह हमने पॉजिटिव वैल्यू से शुरू किया है और इसको हम नेगेटिव वैल्यू पर ले गए हैं। किधर है मेरा रो, एक सेकंड, कौन आया है मैं देखता हूँ। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू पर ले गए हैं, ठीक है, ये हमने ठीक किया। सेकंड चीज़ उसने क्या कहा है, सेकंड चीज़ हमें कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन है ये, straight line ends at t is equals to t and final magnitude of Vy greater than initial magnitude of Vy। straight line end t is equals to t पे किया है और देखो V2 is greater than V1, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मार्क्स मिल गए। That is how you make your graph इस वाले क्वेश्चन का। Well, let me see, someone is trying to enter। आ जाओ, सही है, आया समझ। इसी वाला क्वेश्चन, बिकॉज दिस वाज इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब एक सेकंड इसकी मार्किंग तो बता दूं, फिर आगे चलेंगे। दिस विल बी योर A1 मार्क, क्योंकि ये जस्ट 1 मार्क है, ठीक है, A1, ये दो हैं, आपने लगाया ये फॉर्मूला, ये आपका हो जाएगा C1 एंड दिस विल बी योर A1। एक सेकंड हो मुझे, अच्छा, फिर जो डिस्टेंस वाला है ये एक ही है, दिस विल बी योर A1, और ये आपके होंगे B1 दोनों, ठीक है। एक मार्क जो आपका है कि स्ट्रेट लाइन है और पॉजिटिव वैल्यू से ये B1, और नीचे वाला जो है कि नेगेटिव वैल्यू तक आया है, दिस विल बी योर B1। तो आपके ये दो इंडिपेंडेंट मार्क्स होते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये वाला है, पेपर 2 वेरिएंट 2 विंटर 2018 क्वेश्चन 1। ओके, पेपर 2 वेरिएंट 2 विंटर 2018 क्वेश्चन 1। ये वाला, अच्छा, a golfer strikes a ball so that it leaves horizontal ground with a velocity of 6 meters per second at an angle theta to the horizontal। इन्होंने सब कुछ पहले ही बना के दे दिया है। The magnitude of the initial vertical component y of the velocity is 4.8। Assume that the air resistance is negligible। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। Assume that the air resistance is negligible। Show that the magnitude of the initial horizontal component velocity vx is 3.6।
बेसिकली सेम उसी तरह ही है जिस तरह हमने पिछले वाला सवाल किया है, लेकिन हमने बस उल्टा कर दिया। पिछले वाले हमने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल निकाली थी ना, इसमें हम पिछले वाले हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से निकाली थी, इस वाले में हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से निकालेंगे। तो वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा, 4.8 is equals to 6 sin theta, theta is equals to sin inverse 4.8 over 6। कितना आता है करता हूँ, sin inverse 4.8 divided by 6, 53.13 डिग्री। ठीक है, राइट इट एज 53.13 डिग्री। और अगला आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। सो Vx is equals to V cos theta, Vx is equals to 6 into cos of 53.13, Vx is equals to 6 into cos, answer it should be 3.6 exact, वही आ रहा है, hence proven। सही है, लास्ट वाले की तरह है, लास्ट वाला समझ आ गया था तो इट्स द सेम थिंग। अच्छा, the ball leaves the ground at time t is equals to 0 and reaches its maximum height at t is equals to 0.49। let's just make a short अपनी ड्राइंग जो हमने लास्ट टाइम की थी। ये बॉल है, ये बॉल है, यहाँ से उड़ के आ गई इधर, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक टाइम कितना लगा है 0.49 सेकेंड्स। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो गया जरा को मेरे चैट में बताए जल्दी से। टोटल टाइम कितना हो गया 0.98, जबरदस्त। 0.49 इंटू 2, 0.98। समझ आया क्यों? वही बात है, टॉप हाइट तक आधा होता है और उससे आगे आधा होता है, 0.98 सेकेंड्स में आपका पूरा कवर होगा। On figure 1.2, sketch separate lines to show the variation with time t until the ball returns to the ground of the vertical component Vy of the velocity। ठीक है, leaves the ground and then returns to ground। इट मीन्स के सेम पॉइंट से शुरू किया है, सेम पॉइंट पे आया है। यहाँ पे जो v थी यहाँ पे v होनी चाहिए, वी वाई सेम होनी चाहिए, वी एक्स भी सेम होनी चाहिए। समझ आ गई ना क्यों? क्योंकि सेम जगह पे लैंड हुई है। Sketch separate lines to show the variation of with time t until the ball returns to the ground of the vertical component Vy of the velocity। कितनी है Vy? हमने देखी है 4.8। सो यहाँ पे आप बना लो पॉइंट 4.8 पे, और 0.98 था ना टोटल टाइम, 0.98 पे भी आप बना लो माइनस 4.8 पे। सही है, एंड दिस विल बी योर स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी। रुको इसको मैं सही तरीके से बनाता हूँ स्केल के थ्रू। if I have a scale in this, ये रहा। अच्छा जी, ये और ये इस तरह करके आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vs ऑफ द वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था? इट वाज, हमने भी निकाला 3.6। अच्छा एक चीज याद करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता है या नहीं होता? डज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज? हेलो, तो बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन चेंज होता है या नहीं होता? vx।
नहीं होता। नहीं होता, Yeah. जबरदस्त, नहीं होता। ठीक है, सो इट मींस के सेकंड लाइन शुड बी अ स्ट्रेट लाइन यू। ठीक है, आपने जहाँ से शुरू की वहीं पर आके आपने एंड की, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज ही नहीं होती। सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ 1, दिस विल बी योर आंसर ऑफ 2। समझ आया है कैसे बनाई है? सही है, जबरदस्त। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द वॉल। याद रखो, एक बात मैं अभी से बता रहा हूँ, एक टिप है छोटी सी, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना टिप। whenever max height is asked, you should always use vertical component vy of the velocity। ठीक है, याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जब भी मैक्स हाइट आपसे पूछी जाए या आपसे हाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ना, हमेशा वी वाई लेना। यहाँ पे मैंने अपनी स्टूवा वापस ST1 इसको कह देते हैं T1, क्योंकि हमने मैक्स हाइट तक निकाला ना, कितना टाइम था वो हमें बताया ऊपर 0.49 दैट रीच मैक्स हाइट, तो ये आपका आ गया T1। सॉरी यार UY VY और AY, SY हमने निकालना है, दिस विल बी योर H। T1 हमें पता है 0.4 है, ऊपर हमें गिवन था 4.8 4.8। वी वाई भी हमें पता है, मैक्सिमम हाइट पे कितना होगा वी वाई? 0, शाबाश। और एक्सेलरेशन में पता है -9.81। हमने एस वाई एच निकालनी है, इट विल बी, कोई भी इक्वेशन लगा लो, लेट्स जस्ट यूज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, या इससे अगर हम इजी वाली कोई लें जिसमें टाइम नहीं आता, इससे इजी वाली लेते हैं। ठीक है, एक सबसे वो लिया करो आप, हमारे पास चीज़ें सब है। ठीक है, इसमें हमें पता है दो लग सकती है, यहाँ हमें लग सकती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या हमारे पास लग सकती है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप कौन सी यूज करो, लेट मी गिव यू अ शॉर्ट। मतलब तो अगर आप करो 2 माइनस 9.81 इंटू एच इक्वल्स टू, मैं क्यों ये वाली ले रहा हूँ, मुझे पता है कि वी वाई जीरो है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो निकल गया, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता है ना, माइनस 4.8 का होल स्क्वायर। अभी मुझे पता है माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 4.8 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 9.81। अब ये वाली इक्वेशन लगाने से मुझे फायदा क्या हुआ, मेरा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मुझे पता है कि मेरा आंसर ठीक होगा। सेकेंडली मेरा वी वाई जीरो है, सो एक कॉम्पोनेंट मेरा वैसे ही निकल गया, ऑटोमेटिकली आई कैन गेट अ मोर एक्यूरेट आंसर। अब यहाँ पे लगाता मुझे ये डर होता मेरी एक्सप्रेशन माइनस में खराब ना हो जाए, स्क्वायर खराब ना हो जाए। इस तरह ये है कि यू कैन बी मोर सर्टेन ऑफ योर आंसर। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है तो आप दोनों से चेक कर सकते हो, लेकिन P2 का मसला ये, P2 में इतना टाइम होता नहीं है, तो इट्स बेटर कि यू जस्ट टेक सेफेस्ट ऑप्शन। और अगर एंड पे आपके पास टाइम है देन यू कैन डबल चेक फ्रॉम बोथ इक्वेशंस। मैक्सिमम हाइट आ गई 1.2 मीटर्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भूल जाओ, इसकी अभी हमने करनी नहीं है। या आया क्वेश्चन समझ कैसे निकालिए मैक्सिमम हाइट? मैंने क्वेश्चंस कराए थे जब हम वो कर रहे थे, अपनी डिस्कशन कर रहे थे, मैंने वो कराया था। अच्छा जी, in practice significant air resistance acts on the ball. Explain why the actual time taken for the ball to reach maximum height is less. बस खत्म होने वाला है, थोड़ी देर रुक जाओ। Explain why the actual time taken for the ball to reach maximum height
is less than the time calculated when the air resistance is assumed to be. Explain why the actual time taken for the ball to reach maximum height is less than the time calculated when air resistance is assumed to be negligible. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये बॉल है, ठीक है, इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है, आगे एयर रेजिस्टेंस नहीं थी। फिर एक बॉल है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, इस पे एयर रेजिस्टेंस आ गई है। एक बात को पता चल जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, ठीक है, एच ज़्यादा थी, अब एच कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइम कम होगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं बताना, दिस इज बेसिकली डायनामिक्स क्वेश्चन। लेकिन आप इस पर ये करोगे कि चूंकि एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू आपका वेट और फोर्स, उसकी वजह से आपका डेल्टा एफ इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका डेल्टा एफ इंक्रीज होगा, आपका डेल्टा सॉरी कम हो जाएगा, डेल्टा एफ कम होगा, आपकी एक्सेलरेशन कम होगी, एक्सेलरेशन कम होगी तो आपकी हाइट कम होगी, हाइट कम होगी तो आपका टाइम कम होगा। बट ये आपका बेसिकली डायनामिक्स का क्वेश्चन है, तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना चाह नहीं रहा जान के, वरना अभी डायनामिक्स पढ़ाया नहीं सही तरीके से, इसलिए मेरे ख्याल से एक या दो क्वेश्चन रह गए हैं, छुट्टी। Let's just check the answers. स्ट्रेट लाइन ये देखो मैं बना ली थी, उसकी नीचे जा रही है 0.4.8 से 0.49 और 0 पे आई है, ठीक है, और 0.98 से -4.8 तक हमने लाइन स्ट्रेट सीधी बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, दोनों लाइन से हमें मार्क्स मिल गए, हमारा 1.2 मीटर्स हाइट भी आ गई। इसको छोड़ दो, देखा फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी, एवरेज रिजल्टेंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, तो इसीलिए आपका वो कम हो जाता है, टोटल आपकी जो है एक्सेलरेशन कम होती है, आपका टाइम कम होता है, बट दैट्स इन डायनामिक्स, तो इसीलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा था, अभी हमें करने की जरूरत नहीं है। अगला कौन सा क्वेश्चन, 2 बार वाला हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, अगला कौन सा था, लेट मी जस्ट सी। आई थिंक एक या दो रहे, ये वाला है, हाँ, विंटर 2017 क्वेश्चन 2, बस 2 क्वेश्चन रह गए फिर छुट्टी। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, सही सवाल, थोड़ा सा इसका आखिरी पार्ट ट्रिकी है, बाकी आसान है। The variation with time t of the velocity v of two cars, p and q is shown in figure 2.1. The car travels in the same direction along a straight line. Car p passes car q at time t is equal to 0. इसका मतलब है यहाँ पे p ने q को पास कर दिया है। Speed limit for cars on the road is 100 km/h. State and explain whether car q exceeds the speed limit. हमने ये चेक करना है कि ये कार स्पीड लिमिट एक्सीड करती है या नहीं करती। आसान तरीका क्या है, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी कितनी रही है, 30 मीटर पर सेकंड। लेट्स सी कि 30 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कितना होता है, 30 मीटर ओवर 1 सेकंड, ठीक है। अब इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें, 30 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर और 1 डिवाइडेड बाय 3600 आवर। समझ आया कैसे किया है, 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं ना, तो अगर हम ये करना चाहें कि कितने घंटे होंगे 1 सेकंड के अंदर, तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आंसर आ रहा है, 108 kilometers per hour. So does the car exceed the speed limit? Yes, because car speed is 208 kilometer per hour, which is greater than 100 किलोमीटर पर आवर। समझ आया मैंने कैसे किया है? और इसको हम सिंपली अगर 3.6 से मल्टीप्लाई कर देते तो मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ मिल तो जाते हैं, बट मैंने प्रॉपर वर्किंग शो की है कि किलोमीटर और आवर में कन्वर्ट कैसे करना है। यार मेरा ना एक ही असूल होता था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेपर इसी तरह ही किए हैं, एक एक चीज़ शो करो। जनरल काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो जल्दी शॉर्टकट में कर जाते हैं, वही बता रहा हूँ ना, एक बच्ची है ये इसके अंदर, उसने ज़रा एफिशिएंसी दिखाने के लिए आंसर उसका सब कुछ ठीक था,
but she's lost an extra just by 1 mark. तो इट्स बेटर कि if you show each and everything. थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट मैं तो ये सोच के करता हूँ एग्जामिनर को कुछ नहीं आता और मैंने इसको सही तरीके से डिटो शुरू से समझाना है. सही. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार पी. ये एक्सेलरेशन निकालनी है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलती थी? ग्रेडियंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. ठीक है, हमने किया था. ग्रेडियंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो ग्रेडियंट यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. आप यहाँ से दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे, आपने शो करना है दो कोऑर्डिनेट्स कौन से लिए. मैं ये ले लूँगा, ठीक है, ये मेरा आता है 0 20, और मैं एक ये फाइनल वाला ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी आपने ये ड्रॉ करना है. हमेशा एग्जामिनर को शो करो आपने कौन से दो पॉइंट्स लिए. तो 21 22 23 24 आ जाता है ना, 12 और 24. ठीक है, तो y2 माइनस y1 24 माइनस 20 ओवर x2 माइनस x1 कितना है? 12 माइनस 0. निकालो कितना आता है. 4 ओवर 12 आ गया ना, 0.33. इतनी आ रही है. हाँ जी. हाँ, समझ आ गई क्वेश्चन की. सही है. डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स एट t इज इक्वल टू 12 सेकंड्स. ये थोड़ा ना ट्रिकी क्वेश्चन है. ये मैं इसमें था, मैंने इसमें बहुत बड़ा भंड मारा था. मैं पता है क्या करता था, मैं ना दोनों का जो बस डिफरेंस आता था ना, ग्रेडियंट, मतलब मैं करता है कि दोनों का एरिया नहीं निकालता था. व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं उस पे जहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रेडियंट है ना, बस उसका एरिया निकाल लेता था. ये कभी भी नहीं करना. ठीक है, सबसे पहले तो हमने चीज़ निकालनी है, डिस्टेंस होता क्या है. डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ. अब दोनों का डिस्टेंस निकालो. डिस्टेंस एस क्यू निकालते हैं पहले. ठीक है, एस क्यू कैसे निकालोगे? ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो 1/2 12 इंटू कितना था? 30. 2 1 जार 2 6 जार, तो ये आ जाता है 180 मीटर्स. ठीक है, अब हम निकालते हैं एस पी. एस पी कितना है? अब ये ट्रेपीजियम लगेगा, देखो फिर से 2 पैरेलल साइड्स हैं और इनके दरमियान ये हाइट है. ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या था? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है? 20, और ये हमने निकाला था ये कितना है? 24. एक सेकेंड, ये यहाँ पे आ रहा है ना, दिस इज 24. 24 प्लस 20, हाइट कितनी है? 12. हमने पहले निकाली हुई है, टाइम क्योंकि दोनों का सेम है. 2 1 जार 2 6 जार 24 प्लस 20 इंटू 6 इक्वल्स टू 264 मीटर्स. ठीक है, अब वो कह रहा है डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स t इज इक्वल टू 12. मतलब हमने यहाँ पे निकालना है कि ये गाड़ी P है और ये गाड़ी Q है, इनके दरमियान ये कितना डिस्टेंस है. ठीक है, इसने ट्रैवल किया 264, इसने ट्रैवल किया 180 था. हाँ, इनके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. डिस्टेंस बिटवीन बोथ कार्स 264 माइनस 180 कितना आता? 84 मीटर. समझ आया? बेसिकली ड्राइंग बना लो. ये देखो, इस गाड़ी ने 264 मीटर ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, इस गाड़ी ने यहाँ से यहाँ तक 180 मीटर ट्रैवल किया. अब हमने ये निकालना है, ये डी. तो डी कितना हो जाएगा? 264 माइनस 180 होगा ना. समझ आया? सही है. From time t is equals to 12 seconds, the velocity of each car remains constant. ठीक है, अब t is equals to 12 seconds से आगे की कहानी है. The velocity of each car remains constant at its value of 12. इसका मतलब है कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी? यहाँ पे 30 है, तो ग्राफ इसका यूं जा रहा है.
अगर जितना मर्जी ये टी आ गया रहेगी 30 मीटर पर सेकंड के ऊपर, इसका ग्राफ भी यूं जा रहा है, जितना मर्जी ये टी आ गया ये रहेगी 24 मीटर पर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, डिटरमिन द टाइम टी एट विच कार क्यू पासिस कार पी। ठीक है, हमने ये निकालना है कि ये कौन सा टाइम है, ये वाला, दिस इज विच टाइम, कौन सा टाइम है जहाँ पे क्यू पी को पास कर देगी। देखो क्यू की वेलोसिटी ज्यादा है, तो जाहिर है वो किसी ना किसी टाइम पे तो पी तक पहुंच जाएगी ना, किसी ना कोई टाइम तो ऐसा आएगा। ठीक है, हम क्या निकालते हैं, हम डेल्टा टी निकाल लेते हैं, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कैसे निकालेंगे, चेंज इन टाइम हम निकालेंगे चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन टाइम निकालेंगे कैसे, चेंज इन डिस्टेंस ऊपर हमने कितना निकाले 84 मीटर्स, और इन दोनों की वेलोसिटीज में कितना फर्क है, 30 माइनस 24 कितना होता है 6, है ना, 84 डिवाइड बाय 6, चेंज इन टाइम कितना आ रहा है 14 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम मतलब 12 से लेके यहाँ तक, दिस विल बी चेंज इन टाइम। क्यों, गाड़ी ने 12 के बाद शुरू किया और इस टाइम आगे क्रॉस किया, हमने कहा कि ये चेंज इन टाइम है, मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक इसने 14 सेकेंड्स लिया। वो ये पूछ रहा है डिटरमिन द टाइम टी, किस टाइम के ऊपर गाड़ी ने पास किया, तो पहले 12 सेकेंड्स भी उसने गुजारे थे ना, तो जो टाइम आ जाएगा वो 12 प्लस 14 सेकेंड्स होगा, विच विल बी 26। समझ आया? सही है, लेट्स जस्ट सी आंसर ठीक है या नहीं है, क्वेश्चन एंड हो गया। ये क्वेश्चन है ना, ऊपर ये देखो 108 किलोमीटर पर आवर, ग्रेट है, सो इट डज एक्सीड स्पीड लिमिट। ठीक है, आंसर एक्सेलरेशन हमने ग्रेडियंट निकाला था, ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो 0.33 ग्रेडियंट के थ्रू आ रहा है। यू स्कोर बोथ ऑफ योर मार्क्स हियर एज वेल। फिर आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू कार्स, यहाँ पे हमने निकाला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू 180, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी 264, डिस्टेंस बिटवीन कार्स 84। देखा तीनों नंबर मिले, यू नीड टू शो एवरी सिंगल वर्किंग। फिर यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा टाइम, चेंज इन टाइम हमने निकाला 14 सेकंड्स, एक्स्ट्रा टाइम जो था उसको हमने पिछले वाले 12 सेकंड में प्लस किया 26 सेकंड्स, दोनों दोनों आपको यहाँ पे मार्क्स मिल गए। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, बस पे छुट्टी करते हैं। ये वाला कर लेते हैं, यही है मेरे ख्याल से, पेपर 2 वेरिएंट 22 क्वेश्चन 2, ये वाला। इस बस को बस लास्ट है, इसके बाद छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, डिफाइन वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन बताओ, मैं आप सबको याद बताई थी, याद होनी चाहिए। वेलोसिटी की डेफिनेशन शाबाश। वेलोसिटी की डेफिनेशन, हाँ ये लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, बट अ बेटर आंसर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बॉल ऑफ mass 0.45 kg leaves the edge of a table with a horizontal velocity v as shown। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन की एक ट्रिक है, याद रखो यहाँ पे इस जगह पे, दिस इज बेसिकली आपका ये अगर हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना, आप फर्स्ट करो आपने ये सारा काट ही दिया है,
प्रोजेक्टाइल मोशन ये वाली काट दिया कि शुरू इधर से हो रही है, ये बस ये है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे वी वाई आपका पहली जीरो है, ठीक है, और वी एक्स जो होगा वो आपके इस वी के इक्वल होगा। Height of the table is 1.25 meters. Ball travels at a distance of 1.5 horizontally. Calculate for the ball the horizontal velocity v at least the table. ठीक है, अब हमें horizontal distance पता है 1.5 meters है, और ठीक है, ठीक है, और vertical velocity हमें पता है, vertical distance हमें पता है इतना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको जरा गौर से देखना। हमारे पास है, इसके अंदर सबसे पहले टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम हम कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v निकालने के लिए फर्स्ट अप व्हाट वी नीड इज आवर टाइम। हमारे पास टाइम तो है नहीं, वरना हम यहाँ पे 1.5 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइम हम कैसे निकालेंगे, टाइम हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखो एस वाई टी, टी टी निकालो, ठीक है, यू वाई वी वाई ए वाई। एस वाई हमें पता है कितना है, 1.25 मीटर्स है ना। शिट यार, एक सेकेंड, किधर है, किधर है, यस 1.25 मीटर्स है। टी हमें निकालना है, यू वाई हमें पता है कितनी है, जीरो है। वी वाई हमें नहीं पता, ए वाई हमें पता है -9.85। हमने ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसके अंदर वी वाई नहीं आता, वो एक ही है, हमने पढ़ा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यू कितना है, जीरो है, ये काट दो। एस कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। 1.25 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -9.81 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। 1.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.81 का अंडर रूट ले लो, दिस विल बी योर टी। टी कितना आ रहा है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.81, आंसर 0.504। समझ आया अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने किया है 0.504 सेकंड के अंदर ट्रेवल, ठीक है। अब हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। v इज इक्वल टू 1.5 इसने हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया है, डिवाइडेड बाय 0.504, कितना आ गया, 2.97, which is approximately equals to 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपकी जो v है वो 3 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है vx इक्वल्स टू v, क्योंकि vy इनिशियली जीरो थी। अगले क्या कह रहे थे, वेलोसिटी जस्ट एज इट हिट्स द फ्लोर। यहाँ पे ये वही सवाल है जो मैंने आपको उस दिन क्लास में बहुत दफा कराया था, ये वेलोसिटी चाहिए। अब इस वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें vx भी पता होनी चाहिए, vy भी पता होनी चाहिए। vx हमें पता है कितनी है, अभी हमने निकाल ली है, 2.97 आ रही है, ठीक है। vy अभी हमने निकाल ली है। अगर हम ये vy निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। अब इसको हम निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं vy, दोबारा से बना लो, एस वाई टी यू वाई वी वाई ए वाई। ये हमें पता है 1.25 है, 1.25 ही था ना, यस। टी हमें पता है, टी कितना आ रहा था, 0.504। ये हमें पता है जीरो थी, ये हमने निकालनी है, और ये हमें पता है -9.81 है। अब मैं ये माइनस वाली इक्वेशन ज़्यादातर नहीं लेता, बट इस बार हम नहीं, बल्कि नहीं लेते, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हम कर लेते हैं, बल्कि तो हर किसी में आती है, ले लेते हैं। सबसे आसान इक्वेशन लगाएंगे, सबसे आसान, v इज टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इससे आसान इक्वेशन कोई नहीं है, ये लगाओ, वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस -9.81। अब मैंने ये वाली क्यों ली है, क्योंकि मुझे पता है ये जीरो है, तो मेरा आराम से -9.81 इंटू 0.504 करो, कितना आता है, 4.94 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि दिस इज 4.94 एंड दिस इज 2.97। अब हमें निकालनी है कि टोटल वेलोसिटी कितनी थी, क्योंकि कह रहा है वेलोसिटी। जब भी सवाल कहे ना वेलोसिटी जस्ट एट हिट्स द फ्लोर, जस्ट याद रख लो इट इज vx एंड vy दोनों मिला के, ठीक है, हमेशा दोनों मिला के। तो अब आप यहाँ पे आ जाओ और इसको लिखो, v इज इक्वल टू vx का स्क्वायर
प्लस वी वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो 4.94 का स्क्वायर प्लस 2.97 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना आता है? 94 का स्क्वायर 2.97 का स्क्वायर अंडर रूट, आंसर v is equals to 5.76 5.8 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब हमने निकालना है एंगल। एंगल मतलब थीटा। इसका मैंने आसान हल रखा हुआ है, इसको ना उठा के इधर ले आओ पूरा। ये 2.97 है, ठीक है। ये हमारे पास 4.94 है, ये हमारे पास v है, ठीक है। हमारा हमेशा एंगल किससे होता है? हॉरिजॉन्टल से होता है, राइट। हॉरिजॉन्टल से होता है, इसको लगा दो थीटा। इस 4.94 को उठा के इधर ले आओ, ये 4.94 आ गया। अब हमारे पास ये है राइट एंगल ट्राइंगल और ये थीटा है। हम इसको कैसे यूज करेंगे? हम tan के थ्रू यूज करेंगे। तो होता है ना tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, राइट। ऑपोजिट क्या है? 4.94 और एडजेसेंट क्या है? 2.97। देखो एंगल के ऑपोजिट, एंगल के ऑपोजिट, एंगल के ऑपोजिट दिस विल बी ऑपोजिट साइड, एंगल के साथ दिस विल बी एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे अगर आप इसको आंसर निकालो तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4.94 over 2.97, एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। देखो लिखा है एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, तो tan इनवर्स 94 डिवाइडेड बाय 2.97, 58.98 डिग्री। इसको आप 2 से राउंड ऑफ करो, 59 डिग्री। ये क्वेश्चन समझ आया? परफेक्ट। बाकी सारा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हमारा क्वेश्चन। लेट्स जस्ट सी कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं, और बस उसके बाद हम छुट्टी करते हैं। प्रीव्यू प्रीव्यू प्रीव्यू, ये रहा। शो आंसर्स। अच्छा जी, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, बट हमेशा पहली स्टेटमेंट इज मोस्ट प्रेफरेबल, तो हमने ऊपर लिखी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमने निकाला यहाँ से s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से c, एग्जैक्ट उसी तरह ही है। टाइम निकाला 0.504 सेकंड्स, ठीक है। फिर हमने वो निकाला v इज इक्वल टू उससे, और यहाँ पे v इज इक्वल टू d ओवर t 3.02.97, एग्जैक्ट वही है। ये मार्क्स के मिलके देखो c1 और a1 उसी तरह ही। फिर आया था ये वाला वर्टिकल, हमने निकाला कितना आ रहा है 4.95, हमने ठीक किया 4.94। वेलोसिटी हमने उससे निकाल ली 5.8, सी एग्जैक्ट 5.8 आ रही है पाइथागोरस थ्योरम से। और डायरेक्शन tan इनवर्स 59 डिग्री। अल्हम्दुलिल्लाह आंसर हमारे सारे ठीक हैं, और C1 A1 तीनों मार्क्स मिले हैं। नहीं C1 इट इज C1 A1 दो A1 है, क्योंकि दो आंसर्स है ना, और दो C1 मार्क्स है। ऑटोमेटिकली आपको इसमें 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो यार दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह आगे मैं एक फॉर्म देता हूँ, उस फॉर्म को फिल करना, एंड आई एम गोना स्टार्ट आवर नवंबर से प्रॉपर कोर्स, जिसके अंदर इट्स गोना बी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सेपरेटली भी हो सकती है, इकट्ठे भी हो सकती है। इसमें वी आर गोना स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम द बेस बॉटम पहले चैप्टर से एंड तक, एंड इट्स गोना स्टार्ट फ्रॉम नवंबर, and our course will be done till April inshallah with all of the past paper practice। इंशाल्लाह मैं तो यही चाह रहा हूँ कि CI तक की तैयारी करा दूँ। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन जस्ट फिल इन द फॉर्म, और मुझे मैसेज कर दो, प्राइवेट मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर, एंड आई विल सेंड यू हाउ टू अप्लाई। फीस उसके ऊपर भी मैंशन होगी गूगल फॉर्म्स के ऊपर, एंड मेक श्योर कि आप फॉर्म्स और लोगों को भी भेज दो एंड शेयर इट आउट, ताकि इंशाल्लाह हम इकट्ठे कर सकें। एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल, आई एम जस्ट गोना टेक मैक्सिमम 12 बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज आई नीड टू गिव प्रॉपर अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वरना बहुत ज़्यादा रहते हैं तो खप में जाती है, और खप में जाती है तो किसी को समझ नहीं आती। तो इट्स बेटर कि मैं कम बच्चे लूँ, बट उनको सही तरीके से तैयारी कराऊँ ताकि सबके ग्रेड्स आ सकें। तो आई एम जस्ट मैक्सिमम गोना टेक 10 to 12 स्टूडेंट्स। तो जस्ट लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अप्लाई एज सून एज पॉसिबल, एंड अपने दोस्तों से करा दो, ताकि इंशाल्लाह
वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इकट्ठे और फिर आहिस्ता आहिस्ता एमडी की तरफ भी आएंगे। चलो ओके।